प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल भारत दुर्दशा नाटक पर बात करेंगे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। आधुनिक हिंदी गद्य के पितामह, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी में आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच का सूत्रधार माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, इस संबंध में विद्वानों की राय में मत वैविध्य है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद ही हिंदी में नाटक लिखने की जो व्यवस्थित परंपरा है वो शुरू होती है। नाटक लिखने का एक व्यवस्थित क्रम सिलसिला शुरू होता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी में कोई रंगमंच नहीं था। फारसी रंगमंच था जो अश्लील फूहड़ था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे भी सही और नाटकों का अभिनय भी किया। तो हिंदी में रंगमंच का जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी नाटक की विकास यात्रा व्यवस्थित रूप से प्रारंभ होती है, जिसका उल्लेख करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ये गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटक से शुरू होता है। आधुनिक काल का जो इतिहास वो हिंदी भाषा में नाटक से शुरू होता है। 19वीं सदी के इतिहास में भारतेंदु ने नाटक से इसकी शुरुआत की थी। भारतेंदु जी के आविर्भाव से पूर्व हिंदी नाट्य विधा और रंगमंच का कोई व्यवस्थित स्वरूप उपलब्ध नहीं था और भारतेंदु के बाद ही नाटक लिखने का व्यवस्थित सिलसिला प्रारंभ होता है। भारतेंदु हिंदी के एक महान नाटककार है। उन्हें एक युग परिवर्तक नाटककार माना जाता है और नाटक के इतिहास का अध्ययन करते हुए एक युग उनके नाम से जाना जाता है, भारतेंदु। उन्होंने स्वयं नाटक लिखे और उनका अभिनय भी किया। भारतेंदु ने मौलिक नाटकों की रचना की, साथ साथ ही दूसरी भाषाओं में जो रचित नाटक थे उनका हिंदी में अनुवाद किया और उनके द्वारा रचित मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या 17 मानी जाती है। उनके कुछ अनुदित नाटक इस प्रकार है, जैसे विद्यासुंदर है जो संस्कृत के चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। पाखंड विखंडन संस्कृत के ही प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। धनंजय विजय कांचन कविकृत व्याय योग का अनुवाद है और कपूर मंजरी राजशेखर द्वारा रचित प्राकृत षटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का ये अनुवाद है और दुर्लभ बंधु अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद। उनके मौलिक नाटक वैदिक की हिंसा न भवति, जिसमें धार्मिक पाखंड का पर व्यंग्य किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र, जिसमें हरिश्चंद्र की कथा है। श्री चंद्रावली नाटिका है। विशस्य विषम औषधम, देशी राजाओं के षड्यंत्रों कुचक्रों का इसमें वर्णन है। भारत दुर्दशा जो आज हमारा विवेच्य विषय है और आपके पाठ्यक्रम है में शामिल है, इसमें भारत की तत्कालीन जो अधोगति थी, भारत पतन की ओर जा रहा था, उसकी अवनति हो रही थी, उसकी जो दुर्दशा थी, दुर्गति थी, उसके कारणों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाश डाला है। नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप,
जो कि उनका अधूरा नाटक है, जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। भारत दूरदर्शा पर बात करें तो भारत दूरदर्शा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। ये देशभक्ति पर आधारित नाटक है, जिसे नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है। ना लास्य क्या होता है? लास्य नृत्य का एक गीत है, जिसमें कोमल और मधुर भावों का तथा श्रृंगार रस का समावेश होता है। स्त्रियोचित स्त्रियों का एक लालित्यपूर्ण नृत्य है, जैसे पुरुषों का नृत्य तांडव है, उसी तरह से अ, उस तांडव की विपरीत प्रकृति वाला सुंदर मधुर भावों से युक्त, कोमल भावों से युक्त नृत्य होता है। और इस नाटक में भी गेय पदों की अधिकता होने के कारण इसे लास्य रूपक कहा जाता है, नाट्य रासक माना जाता है। यह नाटक 6 अंकों में लिखा गया है और नाटक विचार प्रधान है, जिसकी विषय वस्तु में तत्कालीन राजनीति पर भी और सामाजिक स्थितियों पर भी विचार किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है। भारत दूरदर्शा एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक है, इस आशय में है कि इस नाटक के सभी पात्र प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इन प्रतीक पात्रों के माध्यम से भारतेंदु जी ने भारत के अधोगति के लिए, भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कारणों का उल्लेख किया है। कारण दो प्रकार के उन्होंने माने हैं, एक आंतरिक और बाह्य कारण। भारत की दुर्दशा का बाह्य कारण उन्होंने अंग्रेज सत्ता को माना है और अंग्रेज सरकार की शोषणकारी नीतियों को उन्होंने भारतीयों की तत्कालीन दुर्दशा के लिए उत्तरदायी ठहराया है। इससे भी अधिक उन्होंने भारतीयों की पतनशील, लक्ष्यहीन जो सोच थी उस समय की, उसको भी उन्होंने भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार माना है और इसी पर उन्होंने ज्यादा चिंता व्यक्त की है। भारतीय उस समय अनेक तरह की दुष्प्रवृत्तियों में जो थे वो लिप्त थे और अंधविश्वासों में, कुरीतियों में डूबे हुए थे, विलासी कर्म अकर्मण्य हो गए थे, धार्मिक आधार पर बटे हुए थे और इस कारण वो संगठित होकर के अंग्रेज सत्ता का विरोध नहीं कर रहे थे। तो आंतरिक कारणों में उन्होंने भारतीयों की जो धार्मिक वैमनस्यता थी, उन भारतीयों की जो आलस्य भावना है, कर्मण्य अकर्मण्यता है, मदिरा दुर्व्यसनों से भारतीयों का जो लगाव है, व्याधियां हैं, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, फूट है, ईर्ष्या, डाह, संतोष जैसी दुष्प्रवृत्तियों को उन्होंने भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो भारत दुर्दशा प्रतीकात्मक नाटक है और भारत की दुर्दशा के लिए उन्होंने दो तरह के कारणों का उल्लेख किया। हम सबसे पहले भारत दुर्दशा के पात्रों पर बात करें तो भारत दुर्दशा के सभी पात्र अमूर्त हैं और वे उन शक्तियों के प्रतीक है जिन्होंने भारत की दुर्दशा की है। इस नाटक के सभी पात्र जो है वो है योगी। पहले अंक में योगी आता है, जो एक लावणी गाता है और उस लावणी में भारत की गौरव, अतीत के गौरव का और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण होता है। भारत जो है, स्वयं भारत देश को इन्होंने एक पात्र बनाया है, भारत उसको नाम दिया है। निर्लज्जता है, आशा है और आलस्य है, ये मनोभाव है और इन मनोभावों को जो है तेंदु जी ने इस नाटक में प्रतीकात्मक रूप से पात्र बनाया है। भारत दुर्देव अंग्रेज सत्ता का प्रतीक है,
जिसको दुर्देव का अर्थ है बुरा भाग्य, और भारत का बुरा भाग्य कौन है, दुर्देव कौन है भारत का, वो अंग्रेज सत्ता को इन्होंने माना। सत्यानाश फौजदार अंग्रेज सरकार का, अंग्रेज सत्ता का फौजदार है। रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये जो है अमूर्त पात्र है जो भारतीयों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त इसमें 7 सजीव पात्रों की भी बात की गई है जो देश की उन्नति के लिए, अंग्रेज सत्ता का विरोध करने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए, विचार मंथन करने के लिए ये कमेटी गठित की जाती है, जिसमें सभापति है, बंगाली है, 2 देसी महाशय हैं, एडिटर है, संपादक, कवि है, और एक है अंतिम भारत भाग्य। तो भाग्य भी अमूर्त पात्र है और उसको इसमें एक पात्र का नाम दिया गया है। भारत दुर्दशा, ये तो हुई इसके पात्रों की बात। भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु पर अगर बात करें हम, तो इसकी कथा वस्तु 6 अंकों में विस्तृत है और इसमें वैसे कोई घटनाएं नहीं है। इसकी कथा वस्तु तत्कालीन जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारतीयों की जो मनोदशाएं थी, भारतीयों की दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार कारण थे, उन पर व्यंग्य किया गया। भारत दुर्दशा की कथा वस्तु को हम अंकवार देखते हैं। पहला जो अंक है उसका स्थान वीथी यानी गली है, और इस गली में योगी लावनी गाता है, और लावनी के माध्यम से वो एक और भारत के प्राचीन गौरव की ओर संकेत करता है। लावनी एक गीत है, जैसे माता जी की लावनी, ऐसे गीत होते हैं, छंद है। तो उस गीत के माध्यम से वो भारत के अतीत के गौरव का गान करता है। तो दूसरी ओर भारत की वर्तमान दयनीय दशा के लिए भारतीयों की आपसी फूट और कलह की ओर भी संकेत करता है। वह मानता है कि भारतीयों की आपसी फूट के कारण ही, आपसी कलह के कारण ही भारत में पहले मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ, यवनों का साम्राज्य स्थापित हुआ, और उसके बाद फिर भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। इस तरह से भारत पर विदेशों द्वारा अधिकार किए जाने पर, भारत को विदेशी शासकों द्वारा विजित किए जाने पर और विदेशियों द्वारा भारत पर शासन किए जाने के पीछे इस लावनी छंद में भारतीयों के आपसी फूट, कलह, द्वेष को जिम्मेदार माना गया है। इस लावनी छंद में भारत की तत्कालीन दुर्वस्था, जो बुरी स्थिति थी, अंग्रेजों के जो अत्याचार थे और उनके शोषण है, उनका भी वर्णन किया गया है। और इसका प्रारंभ ही इससे होता है कि रोवं सब मिल के आवं भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतेंदु जी इसके माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों में भारत की जो तत्कालीन बुरी स्थिति थी, जो दुर्गति थी, उसके प्रति सभी भारतवासियों में एक चिंता का भाव उत्पन्न करना चाहते थे, और उस भाव को उत्पन्न करके उस भारतीयों की दुर्गति की जो अपनी पीड़ा थी, वो उसको सामूहिक पीड़ा का रूप देना चाहते, और जब वो सामूहिक पीड़ा बन जाती है तभी उस पीड़ा के लिए जिम्मेदार कारणों का प्रतिरोध किया जा सकता है, अंग्रेज सत्ता का प्रतिरोध किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि रोवों सब मिल के आवों भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और इस इन पंक्तियों में भारत की दुर्दशा के को अभिव्यक्त किया गया है, और अभिव्यक्ति में जैसे एक करुणा भाव झलकता है, देखा नहीं जा रहा है लेखक से भारत की दुर्गति। अत्यधिक जो है नाटककार अत्यधिक व्यथित है, चिंतित है।
द्वितीय जो अंक है इस नाटक का, उसमें स्थान शमशान बताया गया है। और उस शमशान का जो दृश्य है, वहां पर कोए कुत्ते सियार घूम रहे हैं, हड्डियां जो है इधर उधर गिरी हुई है। यहाँ पर दूसरा पात्र आता है जो भारत। भारत वो भारत देश का प्रतीक है। और ये पात्र जो है भारत, अपने अतीत के गौरव को याद करता है। और अतीत के गौरव को याद करते हुए सोचता है, वो कहता है कि सूच्यग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जिस भारत में दुर्योधन जैसे व्यक्ति हुए, जिन्होंने कृष्ण के को भी ये जवाब दिया था कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तो जिस भारतीयों में अपने देश की प्राचीन काल में भारतीयों का इतिहास ऐसा गौरवमय रहा हो कि अपने जमीन का सुई की नोक के बराबर का हिस्सा भी जो भाइयों को देने के लिए तैयार नहीं हो, उस देश के निवासियों पर बाहर के आक्रमणकारी आकर के शासन करने लग जाते हैं। तो भारतीयों की अपनी जन्मभूमि के प्रति जो वो आसक्ति थी, या जिसके प्रति जो प्रेम था, वो कहाँ खो गया। भारत अपनी वर्तमान की दीन दशा पर विलाप करता हुआ मूर्छित हो जाता है। निर्लज्जता, इस समय दूसरा पात्र निर्लज्जता आती है, और वो भारत को जो मूर्छित हो जाता है, उसको आशा के साथ, यह भी एक मनोभाव है, निर्लज्जता भी मनोभाव है। इनको प्रतीकात्मक रूप में पात्र का नाम दिया गया है। ये दोनों आकर के भारत को उठा करके ले जाते हैं। तृतीय अंक में जो स्थान है, वो मैदान है जहां अंग्रेज फौज का डेरा लगा हुआ है। भारत दुर्देव का आगमन होता है। भारत दुर्देव जो अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक है। और उस भारत दुर्देव की वेशभूषा आधी हिंदू आधी मुस्लिम है। भारत दुर्देव भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। और उस भारत की दुर्दशा करने के लिए उसके पास जो फौज है, उसका सेनापति है सत्यानाश फौजदार। नाम से भारतेंदु जी ने नाम कैसे रखे, सत्यानाश, समूल नाश, पूरी तरह से पतन। और ये सत्यानाश फौजदार भारतीयों की धार्मिक वैमनस्यता, उनकी संतोषवर्ती अपव्यय, फैशन, रिश्वत जैसी दुष्प्रवृत्तियों रूपी सैनिकों के साथ साथ उनमें आपसी फूट, डाल, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, निर्बलता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे अपने सैनिकों के बल से भारत को धन, बल और विद्या तीनों से हीन कर देता है, तीनों का नाश कर देता है। तो भारतीयों की दुर्दशा के जो लिए उत्तरदायी कारण है, वो भारतीयों की धार्मिक वैमनस्यता है, आपसी फूट है। भारतीय संतोष वर्ते में लगे हुए थे, उनको केवल खाना मिलना चाहिए, इसके अतिरिक्त उन्हें कोई देश की, दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। और विदेशी सभ्यता के अनुकरण से अफवाह में डूबे हुए थे। फैशन का प्रचलन था, रिश्वतखोरी का प्रचलन था, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों में आपसी फूट डाल देना और भय, इन सभी के कारण जो है भारत का धीरे धीरे पतन होता चला जाता है। चौथा जो अंक है, उसमें स्थान एक कमरा है जो अंग्रेजी तरीके से सजा हुआ है। मेज कुर्सी उसमें लगी हुई है और कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। इस अंक में भी भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार जो कारण है, उनको पात्र रूप में दिखाया गया है। इस अंक में भारतीयों की विभिन्न कुरीतियों, दुर्व्यसनों
तथा अंधविश्वास को भारत की दुर्गति का कारण माना गया है। और इस अंक में सत्यानाश फौजदार के सैनिकों के रूप में रोग, आलस्य, मदिरा व अंधकार आते हैं। रोग, भारतीयों को अनेक रोग हैं जिनमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऐसे झाड़ फूंक, ऐसे साधनों का जो सहारा है वो भारतीय लेते हैं, जो भारतीयों की अंधविश्वास की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जबकि अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो रहा था, उस समय भी भारतीय अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान से विमुख होकर के अंधविश्वासों में डूबे हुए थे और वह उनकी दुर्गति का कारण था। आलस से भारतीय अकर्मण्य हो गए थे। विदेशी सत्ता द्वारा लगातार शासित होने के कारण मदिरा जैसी जो दुर्व्यसन है उनसे उन उन्होंने भारतीयों को जकड़ रखा था। भारतीय सभी वर्ग के भारतीय विलासिता में डूबे रहते थे, मदिरा पान में संलग्न रहते थे। अंधकार यहाँ अज्ञान है, भारतीय जो है अज्ञान में डूबे हुए थे। ज्ञान, उनका जो प्राचीन ज्ञान था, जैसे मानो अंधकार ने उनके ज्ञान ने उनके प्राचीन ज्ञान को आच्छादित कर लिया था। ये सभी भारत दुर्देव के आज्ञा पालक है तथा भारत दुर्देव की आज्ञा पाकर भारत को घेर कर बदहाल करने का काम करते हैं। अंधकार भारत दुर्देव की आज्ञा से भारत के सारे प्राचीन ज्ञान को आच्छादित कर देता है। आलस्य भारतीयों को अक्रमण्य बना देता है। इस भारतीयों की अकर्मण्यता पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भी है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। भारतीय भले ही भूखे मर जाएंगे लेकिन श्रमशील नहीं बनेंगे, उद्योग नहीं करेंगे। पांचवा जो अंक है इसमें इसका स्थान किताब खाना है और ये इस अंक में भारतीयों की जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी एक कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी में सभापति है, बंगाली है, एडिटर है, कवि है और दो देसी व्यक्ति है, देसी महाशय हैं। ये कमेटी को अंग्रेजी भारत को अंग्रेजों की औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने के लिए, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए की जाने वाली योजना पर विचार करती है और भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने पर मंथन करती है। इसके लिए सभी जो सदस्य हैं वो अपने अपने तरीके से भारत दुर्देव का सामना करने की बात कहते हैं, जिनकी बातों में कोई सार नहीं है, कोई तार्किकता नहीं है, सब तर्कहीन बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे कवि कहता है कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरे, जिससे जब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जान करके छोड़ दे। कवि प्रस्ताव देता है, सुझाव देता है कि हमें जो है भारतीय पोशाक पहनना छोड़ देनी चाहिए और यूरोपियन पोशाक, अंग्रेजी पोशाक पहनना शुरू कर देना है चाहिए, ताकि अंग्रेज हमें भी अंग्रेज समझ करके जो है छोड़ दें, हम पर अत्याचार नहीं करें। ये उस समय के बुद्धिजीवियों की जो बौद्धिक विकलांगता है उसकी ओर संकेत करता है, उस पर व्यंग्य करता है। एडिटर कहता है आप लोग नाहक कितना सोचते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्देव भागेगा। कुल मिलाकर ये सारे निर्णय बह चुके हैं, इनके सारे प्रस्ताव, सारी सोच बह चुकी है, उनकी मानसिक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता की ओर संकेत करती है और भारतीयों के उस समय की उस बौद्धिक विकलांगता पर व्यंग्य इसमें भारतेंदु जी ने किया है। देसी महाशय जो है इसमें वो तो अंग्रेज सरकार से भयभीत रहते हैं और तभी डिसलॉयल्टी आती है, मतलब राजद्रोह। अंग्रेज पुलिस आती है और सभी को इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम में इच्छा नामक दफा में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अंग्रेजी कानून जिसकी धारा है हाकिम इच्छा। हाकिम इच्छा शब्द बना है हाकिम प्लस इच्छा, मतलब शासन की, सत्ता की, शासक की इच्छा ही न्याय है, वही कानून है। और इसमें भारतेंदु जी अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य करते। छठा जो अंक है वो गंभीर वन का मध्य भाग है। इस अंक में भारत को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देख करके उठाने की कोशिश करता है। भारत भाग्य जो अमूर्त पात्र है वो उसको मूर्त रूप दिया गया है, और भारत का भाग्य भारत को सचेत करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो भारत के गौरव में अतीत का वर्णन करता है, परंतु लाख कोशिश करने के बाद भी जब भारत को वो जगह नहीं पाता तो निराश होकर के अपनी छाती में कटार मार लेता है, और यहीं पर ये नाटक समाप्त हो जाता। तो ये तो हुई इस नाटक की कथा वस्तु जो 6 अंकों में फैली हुई है। इस नाटक के अन्य तत्वों के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।